नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर विद्युत धारा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेलों का संयोजन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन को समझेंगे। साथ में इन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। अब देखिए, सेल के कॉम्बिनेशन की जरूरत कहां पड़ती है, तो वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए, कि आपके पास में जो भी वोल्टेज है उसको कम या ज्यादा करने के लिए हमें सेलों को संयोजित करने की आवश्यकता है। तो वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए, कम भी कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो मेन काम है संयोजन का वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए। वोल्टेज कम ज्यादा होगी तो उससे धारा भी कम ज्यादा होगी। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, अधिक या कम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। सेलों को श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। अब विद्यार्थियों, हम सबसे पहले बात करेंगे सेलों का समांतर श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। यहां पर मैंने एक डायग्राम दिखाया है, मैं यहां पर थ्योरी ज्यादा पुट नहीं कर रहा। यदि आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से टॉपिक्स को समझ सकते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए आप, और BCS अकेडमी नाम से आपको हमारी एप्लीकेशन मिलने वाली है। BCS अकेडमी। अब आपको हमारी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर क्या क्या मिलने वाला है, 9th से रिलेटेड, 10th से रिलेटेड, 11th से रिलेटेड, साइंस का मैटर आपको मिल जाएगा, 12th से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या RPSC से रिलेटेड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, RUHS नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ पर एप्लीकेशन पर इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे कोर्स मिलने वाले हैं, जिसमें हैंड रिटन नोट्स और वीडियोस के कोर्स उपलब्ध है, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो आप जाइए और देखिए आपकी योग्य कौन सा कोर्स है, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन देखने वाले हैं। डायग्राम हमारे पास में है, एक सिंपल सा डायग्राम है कि ये हमारे पास में एक सेल है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमने इसके साथ में ही दिखाया है, अलग से नहीं दिखाया। कई जगह पर दिखाने का तरीका अलग हो सकता है, देखिए कई बुक्स में आपको इस तरीके से भी मिल सकता है। ये सेल है, उसके आंतरिक प्रतिरोध को इस तरीके से दिखाते हैं, भाई इसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R। तो यहां से ये जो सेल है उसको इस तरीके से दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर अलग इंटरनल रेजिस्टेंस है वो उसी के साथ में ही दिखा दिया कि ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका विद्युत वाहक बल E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और इसी तरीके से E3 EN सेल जुड़े हुए हैं और उनके आंतरिक प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 Rn। इन सभी सेलों को जोड़ने का एक बार तरीका आप देख लीजिए। पहले सेल के ऋण चिन्ह को दूसरे सेल के धन से, दूसरे के ऋण को तीसरे के धन से, तीसरे के ऋण को चौथे के धन से, इस तरीके से जोड़ रखा है। और अंतिम जो इनके सिरे हैं उनको हमने एक रेजिस्टेंस से जोड़ रखा है, उसकी वैल्यू है कैपिटल R। उसकी वैल्यू कितनी है,
कैपिटल आर हमारे पास में है। अब यहां पर हम इस सर्किट से बहने वाली कुल धारा ज्ञात करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास में सर्किट है इसमें से कुल कितनी धारा बहेगी, ये हम देखेंगे। चलिए, तो देखिए कुल विद्युत वाहक बल, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कुल विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, देखिए एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल विद्युत वाहक बल इनका जुड़ जाएगा। तो E1 प्लस में E2 प्लस में E3 डॉट 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 En, ये हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल। बात यहां पर करूं कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो सीधा उनका जोड़ हो जाएगा, सीधा जोड़ कर देंगे यहां पर हम है। तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, सीधा जोड़ हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है वो भी श्रेणी क्रम में होंगे। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिए कुल जो प्रतिरोध होगा उसमें स्मॉल r प्लस में कैपिटल R, स्मॉल r प्लस में कैपिटल R, स्मॉल r तो इन सब का योग, कैपिटल R ये बाह्य प्रतिरोध है। तो सर्किट से प्रवाहित धारा, परिपथ से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ में से बहने वाली धारा, उसको हम कह रहे हैं I बराबर होगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल सीधा जोड़ ऊपर दिया हुआ है, तो I बराबर अपने पास में आ गया है, I बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En बट्टे में कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। तो ये सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए उस स्थिति में सर्किट में से बहने वाली कुल धारा आ चुकी है। ओके, अब यहां पर हम बात करेंगे कि यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो, श्रेणी क्रम में ही जुड़े हुए हैं, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो, समान, तो उस स्थिति के अंदर सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल समान हो। मैं यहां पर एक कंडीशन ले रहा हूं, यदि E1 बराबर E2 बराबर E3, इसी तरीके से ये सब बराबर हैं, En भी बराबर हैं, और इनको हमने E के इक्वल मान लिया है, इसके इक्वल मान लिया है, E के बराबर माना है। इसी प्रकार से हमने देखिए और क्या माना है, R1 जो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं उनको भी हम सेम ले लेते हैं, R1 बराबर है R2 बराबर है R3 बराबर है डॉट 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 Rn, और उन सब को हमने स्मॉल r के इक्वल मान लिया है। ठीक है, तो परिपथ से प्रवाहित धारा, तो परिपथ से प्रवाहित धारा कितनी होगी, परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ में से बहने वाली धारा देखिए क्या आ जाएगा, E प्लस E, ये आएगा अपने पास में n बार, कितनी बार आएगा, n बार आएगा, n टाइम्स आएगा। कैपिटल R प्लस R है ना, ये भी आएगा, n बार आएगा, R भी कितनी बार आएगा, n बार आएगा, n टाइम्स आएगा। देन अपने पास में धारा क्या आ जाएगी, n टाइम्स आ रही है तो n इंटू E, R प्लस n R, ये हमारे पास में जब सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो, इंटरनल रेजिस्टेंस समान हो, तब सर्किट में से बहने वाली टोटल धारा आ जाएगी I बराबर NE अपॉन में R प्लस NE, R प्लस NE।
ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहां पर हम सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर दो स्थितियां ले रहे हैं। इसमें कुल विद्युत वाहक बल दोनों एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल तो देखो क्या हो जाएगा, E बराबर जुड़ जाएगा, सीधा ही क्या हो जाएगा। तो ये तो आ गया अपने पास में कुल विद्युत वाहक बल। अब यहां पर मैं बात करूं कुल आंतरिक प्रतिरोध की, तो आंतरिक प्रतिरोध भी यहां पर जुड़ जाएगा, दो ही रेजिस्टेंस हैं। कुल आंतरिक प्रतिरोध आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, तो ये सीधा जोड़ हो जाएगा इनका। और इस स्थिति में बहने वाली जो धारा है वो आ जाएगी E1 प्लस E2 कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगली स्थिति देखें, ये पहली स्थिति है, ये हमारे पास में एक और स्थिति है, दूसरी स्थिति। इसमें सेल हैं वो विपरीत क्रम में जुड़े हुए हैं। इसको थोड़ा समझें आप कि सेल यहां पर प्लस माइनस, फिर माइनस वाले से प्लस वाला साइन जुड़ा हुआ है, तब जो विद्युत वाहक बल है वो सीधा जोड़ नहीं होगा, घट जाएंगे। क्यों घट जाएंगे उसको भी आप समझ लीजिए। क्योंकि इसकी वजह से धारा बह रही है इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से धारा बह रही है इस डायरेक्शन में। इन दोनों में से जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगी। जैसे E1 ज्यादा है E2 से, तो यहां से धारा प्रवाहित होगी, इस डायरेक्शन में विद्युत का प्रवाह होगा। E1 माइनस E2 आएगा, E1 माइनस E2 आएगा उस कंडीशन में। तो देखिए इस स्थिति के अंदर विद्युत धारा क्या आ जाएगी हमारे पास में, विद्युत धारा I बराबर हमारे पास में आएगा कुल विद्युत वाहक बल जो कि E1 माइनस E2 कुल प्रतिरोध R प्लस स्मॉल r1 प्लस r2। देखो ये रेजिस्टेंस तो सीधा जुड़ेगा, ये विपरीत क्रम में भी लगे हुए हैं ना, तो भी रेजिस्टेंस तो सीधा ही जुड़ना है। इधर से धारा बहे चाहे उधर से धारा बहे, रेजिस्टेंस तो जुड़ना ही है। ऐसा नहीं करना है कि भाई E1 माइनस E2 हो गया तो यहां पर R1 माइनस R2 कर दें। ठीक है, इसको आप क्लियर कर लेना, दिमाग में रखना। तो ये हमारे पास में इस स्थिति के अंदर सर्किट में से बहने वाली धारा का सूत्र आ गया है। ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर समांतर क्रम संयोजन की। सेलों को हमने यहां पर समांतर क्रम में जोड़ा। ये हमारे पास में दो सेल हैं। पहला सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा। हमने N सेल नहीं जोड़े, यहां पर N सेल होते तो क्या होता अभी बता दूंगा, बट यहां पर भिन्न विद्युत वाहक बल के दो सेल हमने जोड़े हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, इनमें से बहने वाली धारा I1 I2 ये यहां पर आकर मिल जाती है, I बन जाती है, और यहां से ये इस रेजिस्टेंस कैपिटल R में से प्रवाहित होती है। तो देखिए इस बिंदु के ऊपर यहां पर किरचॉफ का नियम लागू होता है। यहां से I1 आ रही है, यहां से I2 आ रही है, और इन दोनों का जोड़ हो जाता है I। क्या हो जाता है, I बराबर है I1 प्लस I2। ये इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ये जो डायग्राम में मैंने अभी जो बोला वही आपको लिखना है कि हमारे पास में दो सेल हैं जिनको दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा है, उनके विद्युत वाहक बल E1 E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, इनमें से बहने वाली धाराएं I1 I2 है, इनको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा गया है। ओके, अब यहां से हम देखेंगे पहले सेल का टर्मिनल विभवांतर। पहले सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना हो जाएगा, पहले सेल का टर्मिनल विभवांतर, पहले सेल का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा। टर्मिनल विभवांतर V बराबर देखो क्या होता है, V बराबर होता है E माइनस आई आर। E माइनस आई आर, ये मेन फॉर्मूला ये होता है टर्मिनल विभवांतर का। ठीक है, तो यहां पर पहले सेल के लिए टर्मिनल विभवांतर है V, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 माइनस I1 R1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 आ गई है।
चाहें तो आप यहां से I1 की वैल्यू निकाल लें, I1 की वैल्यू निकालकर हमें समीकरण 1 में पुट करनी है। तो I1 R1 बराबर आ गया अपने पास में E1 माइनस वी, और I1 बराबर आ गया है E1 माइनस वी बट्टे में R1, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या देखना है, दूसरे सेल का टर्मिनल विभवांतर, दूसरे सेल का टर्मिनल विभवांतर, दूसरे सेल का ये वाला है। अब देखो मेरी बात सुन लीजिए कि यहां से कोई आवेश चला, इस टर्मिनल से यहां से होता हुआ यहां आया, और या यहां से होता हुआ यहां आया, तो दोनों का टर्मिनल विभवांतर सेम है, क्योंकि दोनों ही इस कैपिटल आर में से बह रहे हैं। दोनों ही आवेश कहां से बह रहे हैं, कैपिटल आर से प्रवाहित हो रहे हैं, दोनों का टर्मिनल विभवांतर सेम है। तो दूसरे सेल का भी टर्मिनल जो विभवांतर है V बराबर E2, क्या आएगा देखें आप, E2 माइनस I2 R2, और यहां से I2 निकाल लेते हैं। I2 निकालेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास में, I2 बराबर, देखें एक बार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, I2 R2 बराबर E2 माइनस वी, और यहां से अपने पास में आ जाएगा I2 बराबर E2 माइनस वी बट्टे में R2, और इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 दे देते हैं। अब समीकरण 2 और 3 को हम 1 में पुट करेंगे, समीकरण 2 और 3 को 1 में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो एक बार सारी समीकरण ही लिख देता हूं मैं। I बराबर है हमारे पास में I1 प्लस I2, यह है समीकरण 1। फिर I1 बराबर E1 माइनस वी बट्टे में R1, यह है समीकरण 2। I2 बराबर E2 माइनस वी बट्टे में R2, यह है समीकरण 3। फिर हमारे पास में है समीकरण 2 और 3 को 1 में रखने पर, 3 को 1 में रखने पर, 1 के अंदर रखेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास में, I बराबर I1 की वैल्यू है E1 माइनस वी बट्टे में R1 प्लस E2 माइनस वी बट्टे में R2, यह आ गया अपने पास में I बराबर E1 बट्टे में R1 माइनस V बट्टे में R1 प्लस E2 बट्टे में R2 माइनस V बट्टे में R2। फिर देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर E1 बट्टे में R1 प्लस E2 बट्टे में R2 माइनस में V, ये आ गया, माइनस में V कॉमन ले लिया हमने यहां से, तो ये रह गया 1 बट्टे में R1 प्लस 1 बट्टे में R2, ये रह गया। और देखिए यहां से हम इन दोनों का लघुत्तम ले लें, लघुत्तम ले लेंगे तो R1 R2 आ जाएगा, ये आ गया अपने पास में E1 R2 प्लस E2 R1, ये अपने पास में आ गया है। फिर माइनस में इन दोनों में से भी आप लघुत्तम ले लीजिए, R1 R2 क्या आ जाएगा हमारे पास में, R1 प्लस R2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरी समीकरण को हम R1 R2 बट्टे में R1 प्लस R2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, यहां पर V मल्टीपल में भी है, तो देखें आप उपरोक्त समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना आप, R1 R2 बट्टे में R1 प्लस R2 से गुणा करने पर,
करने पर इसको गुणा करेंगे। देखिए क्यों कर रहे हैं हम टर्मिनल विभवांतर वाले फॉर्म में इसको लाना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास में, इसको पूरी इक्वेशन को गुणा करेंगे तो R1 R2 बट्टे में R1 प्लस R2 ये आ गया, बराबर इससे गुणा करेंगे तो बट्टे वाली राशि तो कट जाएगी। अपने पास में आ गया है E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टे में R1 प्लस R2, फिर माइनस में यहां से ये पूरा कट जाएगा, V बच जाएगा। क्या रह जाएगा? V रह जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टे में R1 प्लस R2 माइनस, इसको मैंने बराबर के इस तरफ ले लिया, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये अपने पास में आ चुका है, ये हमें मिल जाएगा। अब देखें इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास में एक और इक्वेशन है टर्मिनल विभवांतर की। टर्मिनल विभवांतर हम लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है। अब आप यहां पर ध्यान देंगे, टर्मिनल विभवांतर V बराबर हमने पढ़ा है E माइनस आई आर। इसको देता हूं मैं समीकरण 5। समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 और 5 की क्या कर ले हम, समीकरण 4 व 5 से तुलना करेंगे। तो देखिए यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड में V है, उधर भी V है, इधर E के स्थान पर ये वाली राशि है। तो ये अपने पास में आ गया तुल्य विद्युत वाहक बल E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टे में R1 प्लस R2। ये आ गया अपने पास में तुल्य विद्युत वाहक बल। तुल्य विद्युत वाहक बल आ चुका है दोनों को कंपेयर करने पर। यहां पर भी I है, गुणा में ये R है, गुणा में क्या है, ये R है। तो स्मॉल r बराबर आ गया R1 R2 बट्टे में R1 प्लस R2। ये आ गया तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध आ गया है। तो ये दोनों रिलेशन आ चुके हैं इस सर्किट के अंदर, तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य प्रतिरोध। अब सर्किट से बहने वाली धारा यदि आपको पूछी जाए तो I बराबर आएगी E बट्टे में R प्लस स्मॉल r, जहां स्मॉल r तो ये होगा और E ये होगा। ठीक है, E निकालो, R निकालो, फिर आप धारा निकालें यहां से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर अपने पास में इस तरीके से N सेल जुड़े हुए हैं। ये एक सेल हो गया, ये दो सेल हो गए, ये तीन सेल हो गए, और डॉट डॉट करके ये Nवां सेल हो गया। ठीक है, और यहां से ये हमारे पास में है कैपिटल R प्लस माइनस। चलिए देखें, इस सेल का विद्युत वाहक बल E और रेजिस्टेंस है R, इसका भी E R, इसका भी E और R। ठीक है, यहां से बहने वाली धारा I। तो कुल विद्युत वाहक बल, क्योंकि सारे के सारे सेल समांतर क्रम में है, तो जो कुल विद्युत वाहक बल है वो एक ही होगा, और वो E के बराबर, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल सेम है तो E के बराबर हो जाएगा, समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहेगा। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा उसको जरूर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब की बार ये जो आंतरिक प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में है, तो 1 में R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये n टाइम्स होगा। कितनी बार होगा? n बार होगा। तो 1/R डैश बराबर n बट्टे में R आ जाएगा, R डैश बराबर R बट्टे में n आ जाएगा। तो परिपथ से प्रवाहित धारा कितनी आएगी? परिपथ से प्रवाहित धारा, परिपथ से बहने वाली जो धारा है
I बराबर कुल विद्युत वाहक बल E, कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस R बाई एन, मतलब स्मॉल आर डेस लिख दो, फिर लिख दो, एक ही बात है, आर डेस होगा। और इस E बट्टे में R प्लस R बट्टे में एन, और इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एन यहां से एलसीएम लेकर ऊपर चला जाएगा तो एन इंटू ई बट्टे में एन इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल, और यहां पर सर्किट में से बहने वाली धारा इस प्रकार की होने वाली है। ओके, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए अपने पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार समझ ले वे कि 6 लेड एसिड संचायक सेल है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2-2 वोल्ट है, 6 है, प्रत्येक का 2-2 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 0.15 ओम है के संयोजन से एक बैटरी बनाई जाती है। इस बैटरी का उपयोग 8.5 ओम प्रतिरोधक को इसके साथ श्रेणी क्रम में संबद्ध है। धारा की आपूर्ति के लिए किया जाता है, तो बैटरी से ली जाने वाली धारा क्या होगी, इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा, बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा, जाने वाली कुल धारा, समझे आप, कुल धारा के लिए क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध, बट्टे में कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो कुल विद्युत वाहक बल यहां पर 6 सेल हैं, तो 6 इंटू ई हो जाएगा, ई प्लस ई 6 टाइम्स होगा तो 6 ई हो जाएगा। इसके अलावा आर प्लस स्मॉल आर, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो स्मॉल आर भी नहीं रहेगा, ये भी 6 टाइम्स हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, 6 आर, क्योंकि आर प्लस आर ये 6 बार जुड़ेगा। तो इन सब का मान पुट कर देते हैं यहां पर, 6 गुणा वोल्टेज कितना है, एक सेल का वोल्टेज हमारे पास में 2, तो 6 गुणा 2 आ गया, बट्टे में आर की वैल्यू है 8.5 प्लस में 6 गुणा में स्मॉल आर है 0.015, देखिए क्या मिल रहा है हमें, आई बराबर 12 बट्टे में 8.5 प्लस, यहां से इसको हम देखें तो 0.0 गुणा कर लीजिए तो 9 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 12.859, और कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास में ये धारा आ जाएगी। ओके, धारा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। एक हमें यहां पर टर्मिनल वोल्टता पूछी है, क्या पूछी है, टर्मिनल वोल्टता। और टर्मिनल वोल्टता बराबर देखिए क्या होता है, V बराबर होता है E माइनस आई आर। प्रत्येक सेल की भी निकाल सकते हैं, यहां से हमें कुल निकालनी है तो 12 वोल्ट, माइनस में धारा तो आई पड़ी है, स्मॉल आर है वो 6 गुणा है, तो 6 गुणा में 0.015, कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से अपने पास में धारा आ जाएगी। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने सेलों का संयोजन देखा, श्रेणी क्रम सेलों का, समांतर क्रम, और उसके पश्चात एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर देखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है आज का, जो हमारा वीडियो है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।